हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है, हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है, बंधुत्व, जाति और वर्ग। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं, उन सारे परिवर्तनों को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या दौर रहा इन परिवर्तनों का, किस प्रकार के ये परिवर्तन रहे, कैसे कैसे परिवर्तन थे, इन सबको पढ़ने का, इन सबको जानने का हमने प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो हम इसमें बहुत सारी चीजों के इसमें पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, बहुत सारी चीजों को आपका देख चुके हैं। आई होप कि आप सब ने इनको अच्छे से समझ लिया होगा और आप लोगों ने इनका रिवीजन भी कर लिया होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। इतना हम देख चुके, बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो आखिर में हम बहुविवाह प्रथाली, ये सब सातवान, सामाजिक विशेषताएं, इन सब चीजों के विषय में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं और इन सब को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाए और आगे बढ़ के इनको देखते हैं और इन पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग आपका गांधार कला की तक देख चुके हैं। अब हम एक थोड़ा सा हमको कुछ मिला है और एक इस जानकारी है जो हम पढ़ते हैं। और देखिए, बोधि तत्व एक चांडाल के बारे में। क्या चांडालों ने अपने समाज को सबसे निचली श्रेणी में रखा? देखिए, समाज ने कुछ ऐसे वर्ग थे जो चारों वर्णों में आपका शामिल नहीं हुए, उनको अलग रखा। जैसे जो चांडाल लोग थे, उन्होंने चांडालों को कहाँ रखा कि चांडाल गांव से बाहर है, या जो सफाई करने वाले, क्योंकि वो आपके मरे हुए पशु का जो आपका चमड़ा था उसको निकाल। क्लियर है? इस प्रकार अब देखिए, क्या चांडालों ने अपने समाज में सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का विरोध किया, प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी गई मार्तंग जातक से ली गई है और इसके बोधि स्तव यानी कि पूर्व जन्म में बुद्ध के एक चांडाल रूप में चरित्र है। एक बार बोधितत्व ने बनारस नगर में बाहर के चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। कह रहे हैं बोधिस्तव में बनारस नगर में एक चांडाल के पुत्र के यहाँ रूप में जन्म लिया। उनका नाम मार्तंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर गए और उनकी मुलाकात दिव्यत मंगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से। वह उन्हें देखकर चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। यह कहकर उनने आंखें धोई। उससे क्रोधित सेवक ने मार्तंग की पिटाई की। विरोध में मार्तंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर तित को सौंपा। तित उपास के छीनते हुए मार्तंग को चंडाल बस्ती ले। ठीक, और घर लौटाने पर मार्तंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटा और दीक्षित से विवाह कर लिया, उसी से विवाह किया। मंडलाकरण के अनुसार उसका एक पुत्र हुआ और बड़े होने पर उसने तीनों वेदों का अध्ययन किया और प्रत्येक दिन 16,000 ब्राह्मणों को भोज करावा। एक दिन फटे वस्त्र पहनकर मिट्टी का पात्र हाथ में लिया और मार्तंग अपने पुत्र के दरवाजे पर गया। उन्होंने भोजन मांगा। मार्तंग ने कहा कि एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षु योग्य नहीं है, भोजन ब्राह्मण के लिए है। मार्तंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वे अज्ञानी है और वे भेंट का पात्र नहीं। इसके विपरीत दोष मुक्त है वे जो भेंट के योग्य हैं। मांडव की क्रोध ने उन्हें सेवकों से मार्तंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मार्तंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। दिलित मंगलिक इस प्रसंग के बारे में पता चलता है कि माफी मांगने के लिए उन्हें पीछे आई। मार्तंग ने उन्हें कहा कि वह भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव और ब्राह्मणों को दे। तो अलग अलग कहानियां हैं और ये सब हमको मिली, हमें उससे क्या, लेकिन हमको समझना चाहिए
क्या आज भी छुआछूत जैसे डिस्क्रिमिनेशन जैसे भेदभाव चीजें कहीं एग्जिस्ट करते? मैं नहीं मानता। हाँ, अगर साफ सफाई है, हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी खा लीजिए पी लीजिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सब कुछ ये है। नहीं, जन्म के परे संसाधनों की प्रतिष्ठा। आपने अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार देखे हैं। दास, भूमिहीन, खेतिहार मजदूर, शिकार, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वाणिज्यिक और राजा सभी उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनय के रूप में उदय हुआ है। सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते हैं कि आर्थिक संसाधनों पर उनका विस्तार कितना है। अब विश्लेषण के संदर्भ में परीक्षण करेंगे कि संसार का नियंत्रण और सामाजिक आशा क्या और क्लियर है इन सबको हम लोग। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले चलते हैं द्रौपदी के प्रश्न। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न किया कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा हाँ या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो मत प्रस्तुत है। प्रथम में तो यह है कि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं था, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा, दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष उस क्षण युधिष्ठिर किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंत में धृतराष्ट्र सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी संपत्ति को पुनः लौटा देता। क्या करता है? जो उनकी निजी संपत्ति है उनको आपका पुनः लौटा। स्त्री संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार, टाइम के बीच ये बड़ा फासला रहा, वो चीज चलती रही है कि स्त्री और पुरुषों के बीच संपत्ति को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन जैसा बना है। देखिए, अब हम भारत का महाभारत में एक महत्वपूर्ण विकर्ण के पर विचार करेंगे। कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा, जो उनका कंपटीशन था वो प्रतिस्पर्धा ही थी, लंबे समय से चली आ रही थी। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धूत केड़ा के लिए आमंत्रित किया और युधिष्ठिर ने अपने प्रतिद्वंदी से धोखा दिया। इस धूत में स्वर्ण, हस्त, रथ, दास, सेना, कोष, राज, प्रजा, संपत्ति, अनुज, यहाँ तक स्वयं भी दांव पर लग गए, गवा बैठे। पांडवों की सहदेव पत्नी दांव पर लगा दिया। ठीक, ये सब संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर इन कहानियों में वर्णित है। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र भी उठाए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता के मनुष्य के बाद भी सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाता है। ज्येष्ठ पुत्र विशेष रूप से भाग का अधिकारी था। भाग मतलब हिस्सा, भाग का मतलब यह हिस्से से है। स्त्री पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। जो पैतृक है, अपनी संपत्ति की जो मांग है वो नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिलने वाले उपहार पर नियंत्रण का स्वामित्व माना जाता था। स्त्रीधीन अथवा स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्ति की गई। इस पर अनेक पतियों को अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति में स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्तियों, स्वयं बहुमूल्य धन गुप्त संचय करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई। अपने धन गाड़िए बकाटक महिषा प्रभाव गुप्त अधिकारी के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकार साक्षात अभिलेख साहित्य में इसकी ओर इशारा करते हैं, क्योंकि उच्च वर्ग की महिला संसाधनों पर अपनी पैठ बनाती है और भूमि, पशु, धन पर नियंत्रण है। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक हैसियत, विभिन्न संसाधनों पर नियंत्रण और उन पर अधिक पैरवाई करती है। ये सारी चीज आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। तो कैसे कैसे रहा मांडव का? सबसे पहले आपने चांडालों के बारे में देखिए, मारतंग की कहानी को पढ़िए,
मार्तन की कहानी क्या आपको प्रेरित करती है, मार्तन की कहानी से क्या सीखने को मिला, फिर हम आगे आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इतना आपने देख लिया और उसके बाद द्रौपदी के प्रश्न का जो उत्तर है आप इनको भी देखिए और साथ में इन दोनों को पढ़ लीजिए। जो संपत्ति का अधिकार है पैतृक रूप में कैसे मिला है, क्या इसको कहा गया है, इन सब रूप में थोड़ा सा आप विचार करें। क्लियर है? तो क्या वाकई में आपका मनुस्मृति में इन चीजों के बारे में चेतावनी दी है स्त्रियों की वो धन संचय ना करें, आप अपने पति से अलग वो धन को संचित करके ना रखें, चुरा कर ना रखें। क्लियर है? देख लिया स्त्री और पुरुषों में किस प्रकार की संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। कह रहे स्त्री और पुरुष किस प्रकार की संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के लिए 7 तरीके हैं। विरासत, खोज, खरीद, वर्जित करके, निवेश, कार्य तथा सर्जनों द्वारा की गई भेंट। स्त्री के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। वैवाहिक अंग के समान, वधूमंग के समय मिला, स्नेह के प्रतीक के रूप में, भ्रात माता पिता के द्वारा। इसके अतिरिक्त परिवर्त काल में भी भेंट मिली है जो सब कुछ अनुरागी और पति के ऊपर भी है, उन सबको इसमें वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथ के अनुसार संपत्ति के अधिकार का एक और आधार है लैंगिक आधार, वर्ण। हमने जैसे पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीवक ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनको इच्छा शामिल नहीं थी। हालांकि 3 वर्णों में पुरुषों के लिए विभिन्न जीविका संभव रहती है। इन विद्वानों को वास्तव में क्रियान्वित किया जाता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते हैं। यह तथ्य कुछ हद तक असामाजिक वास्तविकता से मेल खाता है। साहित्य परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिकांश धनी चित्रित हैं, पुरोहित में सामान्यतः धनी हैं। यदा कदा ही ब्राह्मण भी इससे आपका परिचय या ब्राह्मणों के प्रति इन सब का सचित जानकारी हमको। एक और स्तर पर जहां समाज में ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र के संहिताबद्ध किया जाता है, अन्य परंपराओं में वर्ण व्यवस्थाओं में आलोचना की गई है और सर्वदा आलोचना प्रारंभ है। और बौद्ध धर्म में हम इसमें विकसित हुई है। बौद्ध ने इस बात को अंगीकार किया है कि समाज में विषमता मौजूद थी किंतु भेदभाव न नैसर्गिक है न ही स्थायी। बौद्ध धर्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया गया। क्या किया गया है? जो सामाजिक बोध प्रतिष्ठा है उसको अस्वीकार किया। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है क्या स्वीकृत है क्या स्वीकृत नहीं है, इन सबको थोड़ा सा आपको देखना है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, एक धनागढ़ शूद्र, यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मिंझका निकाय से है जो राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचा के बीच का एक संवाद का हिस्सा है और ये कहानी के अंश सत्य नहीं है। एक हिस्सा है जो कहानी के अंश सत्य नहीं है। बौद्ध धर्म में संबंधी रवैये को दर्शाता है। अवंतीपुर में कंचन से पूछा कि ब्राह्मणों ने इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे श्रेष्ठ हैं, उन्हें निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण शुभ है, वर्ण शुभ के हैं, अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण ही पवित्र हैं या नहीं? ब्राह्मण केवल ब्रह्मा के पुत्र हैं या ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं? ये रचित हैं
और ब्राह्मण के वंशज। बताइए है क्या? कंचन ने उत्तर दिया, यदि सूद धनी होता तो दूसरा सूद क्षत्रिय अथवा फिर ब्राह्मण या वैश्य उससे विनती के स्वर में बात कर। अवंतीपुर के प्रत्युत्तर में कहा, यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत है तो दूसरे शूद्र आज्ञाकारी सेवक के रूप में मान्यता प्राप्त कर। पहले उठे, उसके बाद विश्राम करें, फिर आज्ञा का पालन करें, विनती वचन करें। क्षत्रिय, ब्राह्मण फिर वैश्य भी आजा भाई सेवक बने। कंचन ने पूछा, यदि ऐसा है तो फिर क्या करें? और चारों वर्ण में एकदम समान नहीं है। अवंतीवन के पुत्र यह स्वीकार किया गया कि इस आधार पर चारों वर्ण में कोई भेदभाव या अंतर इत्यादि कोई चीजें नहीं। क्लियर है? या आगे बढ़ जाए? देख लिया आपने इतना? चलिए, एक वैकल्पिक समाज रूपरेखा और संपत्ति की भागीदारी। अभी तक परिसंपत्ति का परीक्षण करते हुए जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते हैं या फिर उन्हें स्थिति प्रदान की जाती है, तो किंतु समाज में संभावनाएं भी रहती हैं। स्थिति जहां दानशीलता आदमी का सम्मान किया जाता है, कृपागण व्यक्ति यथा वहां के स्वयं अपनी संपत्ति ग्रहण करता है, घृणा के पात्र होता है। प्राचीन तमिलकम में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आदर्श संयोजना है। तो पहले आप अध्याय 2 में 2000 वर्ष पहले के अनेक सरदारी और सरदार के प्रसंग के बारे में चर्चा की गई है और तमिल भाषा में ये सारी चीज इनका है और इसके आर्थिक संबंधों का अच्छा सही चित्रण को इंगित करता है, जो हालांकि धनी और निर्धनों के बीच की विषमता और जिन लोगों पर संसाधन का नियंत्रण था उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करें। क्या करते थे कि मिल बांट का उपयोग करें। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत, ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे चर्चलित पद कथाएं इस सारी चीजों में इनमें वर्णित हैं, जिनमें आप इनमें अच्छे से देख सकते हो कि वैकल्पिक समाज की रूपरेखा में कैसी भागीदारी है, कैसे उसको सुनिश्चितता किया गया है, ये सारी चीज देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने इन सबको बड़े अच्छे से गौर करके देखा, बात करा और उन पर विचार करा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार घर जाकर पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि कोई डाउट, कोई क्वेरी आपका चैप्टर में ना रहे, आप अच्छे से देख सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।